हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कूलाम के नियम को डिस्कस कर लिया था। आज आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा, आज हम लोग को डिस्कस करना है कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्मूला, और वेक्टर फॉर्मूले को समझेंगे आज हम पूरी क्लास में। बच्चों, वेक्टर फॉर्मूले को हम लोग को आखिर कूलाम के नियम का जो वेक्टर वाला फॉर्मूला है उसको समझने की हम लोग को क्या ज़रूरत है, आखिर क्यों हम लोग को वेक्टर वाला फॉर्मूला चाहिए, इसको हम लोग पहले समझेंगे कि वेक्टर वाले फॉर्मूले का यूज़ क्या है, उसको हम लोग क्यों उत्पन्न कर रहे हैं और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बच्चों, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कूलाम के नियम को समझा। कूलाम के नियम में मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवाता हूँ। कूलाम के नियम में हमने देखा था कि अगर कोई दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे होते हैं, अगर कोई दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो हमने ये देखा था कि उनके बीच में एक बल लगता है। उसको हम कौन सा बल बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर वैद्युत बल। और इस बल का जो फॉर्मूला आया था वो आया था F = K Q1 Q2 अपॉन में r²। क्या आया था? F = K Q1 Q2 में अपॉन में r²। ये बल का फॉर्मूला आया था। अब हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि जो बल होता है उसका फॉर्मूला ये आया था K Q1 Q2 अपॉन में r²। लेकिन यहां पर आपको एक बात ये समझनी है कि ये जो K होता है इसका मान वायु के लिए कितना होता है? 9 × 10⁹। ये किसके लिए होता है? वायु के लिए। लेकिन एक बात समझो कि ये जो फॉर्मूला कल कूलाम के नियम में आया था, इससे हमें पता ये चलता है कि ये वाला आवेश इस पर या ये वाला आवेश इस पर कितना बल लगा रहा है। मतलब हम इससे निकाल सकते हैं केवल और केवल बल का परिमाण। क्या निकाल सकते हैं? केवल बल का परिमाण निकाल सकते हैं। परिमाण का मतलब ये होता है कि बल कितना लग रहा है ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम बल की दिशा नहीं निकाल सकते हैं कि बल लग तो रहा है ये पता है, कितना लग रहा है ये भी पता है, लेकिन वो किस दिशा में लग रहा है उसको हम नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब अब देखिए, बल जो है वो एक कैसी राशि है? वो राशि है सदिश। और सदिश राशियों में हम लोग को दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक पड़ती है परिमाण की और दूसरी पड़ती है दिशा की। तो परिमाण तो हम लोग इससे निकाल लेंगे, लेकिन दिशा निकालने के लिए हम लोग को वेक्टर वाले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, और वेक्टर वाला फॉर्मूला हमें यह बताएगा कि बल की दिशा क्या होगी। बात समझ में आ रही है? तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग वेक्टर वाला फॉर्मूला क्यों समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? वो हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग कल वाले फॉर्मूले से केवल और केवल बल का परिमाण निकाल सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो किस दिशा में लग रहा है, अगर हमको दिशा निकालनी है तो वो हमको कौन बताता है? वेक्टर फॉर्मूला। इसीलिए हम लोग कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग बल की दिशा भी निकाल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्मूला। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले और क्लास को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ में नोट्स बनाना चालू करिए। स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो अब हम लोग को स्टार्ट करना है वेक्टर फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश रूप। सभी लोग हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में। कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को। बच्चों ध्यान समझना, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि मैंने यहां पर एक चार्ज ले लिया है और ये हमारा चार्ज है Q1, और मैंने यहां पर एक चार्ज लिया है और ये हमारा चार्ज है Q2। मैंने ये दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज है हमारा Q1 और एक चार्ज क्या है? Q2, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब अगर मैं इसको किसी एक्सिस पर बनाऊं, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पर, ध्यान समझिएगा कि अगर मान लो मैं यहां पर ले लूं कोई y एक्सिस और यहां पर ले लूं मैं x एक्सिस,
तो अगर मैं इसको एक्सिस के ऊपर दिखाता हूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये वाला अक्ष कौन सा होता है, वाई अक्ष, यानी ये होगा हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष होता है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ये है हमारा मूल बिंदु। अब हमारे पास दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज है हमारा Q1 और एक चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। तो आप लोग को एक बात समझो कि हमें इन दोनों चार्ज की क्या बतानी है, स्थितियां बतानी, मतलब पोजीशन बतानी है, और किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो जो हमारा Q2 चार्ज रखा हुआ है वो मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी पोजीशन क्या है, ये हम कैसे बताएंगे, वेक्टर से। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर खींचेंगे। हमने O पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और हम कहां तक गए, Q2 तक। O पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और कहां तक गए, Q2 तक। एक वेक्टर खींच दिया हमने, और ये वेक्टर क्या बोलेंगे हम, वेक्टर R2। ये क्या हो गया, ये इस Q2 आवेश की मूल बिंदु से क्या हो गई, स्थिति हो गई। अब हम Q1 आवेश की क्या निकालेंगे, मूल बिंदु से स्थिति निकालेंगे। तो हमने एक वेक्टर खींचा, हम O बिंदु से हमने एक वेक्टर खींचा और कहां तक खींच दिया, Q1 तक खींच दिया। तो हमने एक वेक्टर खींच दिया कहां तक, Q1 तक। तो अगर ये हमारा कोई चार्ज Q1 है तो जो इसकी स्थिति आएगी वो क्या आ जाएगी, वेक्टर R1। क्या आ जाएगी, वेक्टर R1। तो हमने क्या किया, दोनों आवेशों की मूल बिंदु से क्या बता दी, स्थिति बता दी। पहले चार्ज की स्थिति क्या है, वेक्टर R1 Q1 की, और दूसरा जो हमारा चार्ज है Q2 उसकी मूल बिंदु से स्थिति क्या है, वेक्टर R2। इसको बोलते हैं स्थिति सदिश, मतलब पोजीशन वेक्टर। बात समझ आ रही है? तो मैं लिख देता हूं कि जो हमारा यहां पर वेक्टर R1 है वो क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। सॉरी, R1 क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जो हमारा वेक्टर R2 है, ये क्या है, वेक्टर R2, ये मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का क्या है, स्थिति सदिश है। तो लिख दो, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, Q2 का स्थिति सदिश। तो वेक्टर R1 जो है वो मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश है, और जो वेक्टर R2 है वो मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश है। अब इन दोनों आवेशों की हमने मूल बिंदु से क्या बता दी, स्थिति बता दी। लेकिन अब इन दोनों आवेशों की हमको स्थिति बतानी है किसके सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष। अब समझो, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे। तो एक बात समझो, अगर मान लो मैं ये करूं कि मैं इस वाले आवेश से Q1 चलना स्टार्ट करें और कहां तक आ जाए, Q2 तक आ जाए। अगर हम Q1 चलना स्टार्ट करें और Q2 तक आए तो हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर R12। क्या बोलेंगे, वेक्टर R12। क्यों, क्योंकि हमें चलना कहां से स्टार्ट किया है, Q1 से, और आए कहां तक है, Q2 तक। अच्छा, अगर हमें इन दोनों के बीच की दूरी नापनी है तो हम क्या करेंगे, या तो Q1 से चलना स्टार्ट करो और Q2 तक आ जाओ, या तो Q2 से स्टार्ट करो और Q1 तक आ जाओ। दोनों कंडीशनें बराबर होंगी, मतलब चाहे Q1 से Q2 तक आओ और चाहे Q2 से Q1 तक आओ, इन दोनों में डिस्टेंस बराबर होंगी। लेकिन अंतर किसका होगा, वेक्टर का। अगर हम Q1 से Q2 तक आएंगे तो हम दूरी क्या बोलेंगे, वेक्टर R12। मतलब ये जो हमारा वेक्टर R12 है ये किसके सापेक्ष है, ये Q1 के सापेक्ष Q2 का, किसके सापेक्ष है, Q1 के सापेक्ष। देखो, जहां से चलना स्टार्ट करोगे उसके सापेक्ष और जहां पर पहुंचोगे उसका क्या निकलता है, स्थिति सदिश निकलता है। तो हमने चलना कहां से स्टार्ट किया है, Q1 से, तो Q1 के सापेक्ष, पहुंचे कहां पर हो, Q2 पर, तो Q1 के सापेक्ष Q2 का
क्या निकलेगा? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कौन है? वेक्टर R12। अब एक काम ये भी कर सकते हैं क्या कि हम चलना स्टार्ट करें Q2 से और कहां तक जाएं? Q1 तक जाएं। तो Q2 से Q1 तक जाओगे तो चलना स्टार्ट कहां से कर रहे हो? Q2 से। इसको क्या बोलोगे? वेक्टर R21। वेक्टर R21। ठीक, तो समझो इसको बोलोगे वेक्टर R21। मतलब क्या हुआ? Q2 के सापेक्ष Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, चलना कहां से स्टार्ट किया था? 1 का, और कहां से कहां पहुंचे? Q2 तक। तो हमने बोल दिया R12 मतलब पहले आवेश के सापेक्ष दूसरे का स्थिति सदिश, और फिर R21 क्या बोल दिया? दूसरे यानी Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। तो पहले हमने क्या किया? इन दोनों आवेशों का क्या बताई? इन दोनों आवेशों की बताई स्थिति। किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष, जो कौन कौन से हैं? R1 और R2 हैं। फिर इन दोनों आवेशों की स्थिति किसके सापेक्ष? इन दोनों के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति और इसके सापेक्ष इसकी स्थिति। वो क्या है? R12 और R21। समझ गए आप लोग? ठीक, तो ये हमने कुछ वैल्यू यहां पर लिख दी है। अब ध्यान से जरा मेरी बात समझना। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हुए, मतलब ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है और मान लो ये वाला चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल। और हमको पता है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण का। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का, मतलब दूर करेंगे। तो ये वाला चार्ज इस पर बल लगाएगा अपने से दूर, यानी कि इस तरफ, और ये वाला चार्ज इस पर बल लगाएगा अपने से दूर, यानी कि इस तरफ। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर विपरीत दिशाओं में बल लगाएंगे। अब समझो, इस वाले बल को तुम लोग क्या बोलोगे? इस वाले बल को तुम लोग बोलोगे वेक्टर F12। क्या? वेक्टर F12 मतलब पहले आवेश के द्वारा, 1 मतलब पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल। समझो, पहले 1 मतलब क्या हो गया? पहले, और 2 मतलब दूसरा। तो पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल F12। और फिर इधर देखो ध्यान से, तो इसको बोलोगे वेक्टर F21 मतलब दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगने वाला बल। तो F12 होता है पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल, और F21 होता है दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगने वाला बल। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। हमने क्या माना है कि जो हमारा वेक्टर F12 है, ध्यान समझना, जो हमारा वेक्टर F12 है, F12 को हमने क्या बोला है? पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल। और पहला आवेश क्या है? Q1। तो मतलब Q1 के द्वारा किस पर लगने वाला बल? Q2 पर लगने वाला बल। Q2 पर लगने वाला बल। और दूसरा क्या माना है हमने? F21। तो ये है वेक्टर F21। ये क्या है? ये बल कौन लगा रहा है? ये बल Q2 लगा रहा है किस पर? Q1 पर। ध्यान समझ रहे हो ना? F21 बल कौन सा है? ये बल कौन लगा रहा है? Q2 किस पर? Q1 पर। मतलब Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। समझ गए? तो इन सब बातों को अच्छे से समझ लो, ये सब बातें बहुत काम आएंगी अभी आगे,
ठीक। F12 क्या है, पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल, और F21 क्या है, दूसरे आवेश द्वारा पहले पर लगने वाला बल। समझ गए, हमने सारी बातें लिख भी दी है कौन क्या है। अब समझो ध्यान से, जो ये वाले इनके बीच में जो बल लगेगा उस बल का फॉर्मूला क्या होगा, समझो ध्यान से। पहले यहां पर एक बात और समझो, इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या एक चीज होती है क्या, एकांक सदिश। फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक है वेक्टर, वहां पर यह बात बताई जाती है कि एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना, हम बता दे रहे हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो किस लिए काम आता है, दिशा दिखाने के लिए। यूनिट वेक्टर काम आता है दिशा को बताने के लिए, दिशा बताने के लिए काम आता है क्या, यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना। और दूसरी बात, इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो हमने क्या बताया कि चाहे तुम Q1 आवेश से Q2 तक जाओ तो तुम उसको क्या बोल रहे हो, R12, और अगर तुम Q2 से Q1 तक जा रहे हो तो उसको क्या बोल रहे हो, R21। लेकिन हमें कैसे पता कि ये Q1 से Q2, Q2 से Q1 कहां जा रहे हो, तो उसके लिए बताते हैं दिशा। ध्यान रखना कि हमें वेक्टर R12 और वेक्टर R21 क्या होनी बतानी हो, दिशा बतानी होती है। और दिशा बताते कैसे हैं, देखो यूनिट वेक्टर का साइन होता है, जैसे मान लो हमें अगर ये लिखा हुआ है A और हमें बतानी है इसकी दिशा, तो हम कैसे, इसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। ये कैप क्या बताती है, हमको दिशा बताती है। मतलब कि इस कैप का मतलब ये होता है कि वेक्टर ए की दिशा बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, फर्स्ट ईयर अगर पढ़ा है कि सही से, तो वहां बताया जाता है कि जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष की दिशा कौन बताता है, एक्स अक्ष की दिशा बताता है आई कैप। क्या बताता है, आई कैप। तो आई के ऊपर कैप लगा देते हैं, तो ये क्या हो गई, एक्स अक्ष की दिशा हो गई। उसी प्रकार वाई अक्ष की दिशा क्या होती है, जे कैप। क्या होती है, जे कैप। इसी प्रकार अगर बात करें जेड अक्ष की, तो जेड अक्ष की क्या होती है, के कैप। मतलब ये कैप वाले जो वेक्टर होते हैं ये हमको दिशा बताते हैं। समझ गए। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर जब हम Q1 से Q2 तक आ रहे थे, जब हम Q1 से Q2 तक आ रहे थे तो हमारा वेक्टर क्या था, R12। तो हमारा वेक्टर था R12। लेकिन अगर हमें इसकी बतानी है दिशा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैप लगाएंगे। क्या लगा देंगे, कैप। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी। अब समझना, अगर हम मान लो 2 से 1 जा रहे थे, अगर हम 2 से 1 जा रहे थे तो हमारे पास वेक्टर कौन सा था, R21। तो हमारे पास वेक्टर था R21। अगर हमें इसकी बतानी है दिशा, तो हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा। तो ये बच्चों होती है दिशा। दिशा बताने के लिए हम लोग कैप के साइन का प्रयोग करते हैं, और इसको बोलते हैं कौन सा वेक्टर है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना, इनका मान जो होता है 1 होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, एकांक सदिश। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इसलिए फॉर्मूले पर ये कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, केवल क्या होंगे, इनकी दिशा बताएंगे बस। बात सुन रहे हो। अब समझना ध्यान से। अब हम निकालते हैं सबसे पहले क्या, मान निकालते हैं, बल का मान। ध्यान समझना, आई कैप था ये, ठीक है। अब ध्यान समझना, हम 2 बल निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे कि Q1 के कारण या Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल। ध्यान दो, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, ऊपर देखो ध्यान से, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल क्या है, वेक्टर F12। तो वेक्टर F12 हमें निकालना है। बल का फॉर्मूला होता क्या है, कल पढ़ाया था, बल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये किसका फॉर्मूला होता है, बल का। लेकिन ध्यान रखो, हम क्या कर रहे हैं, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल बता रहे हैं। समझो, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, और Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल है कौन सा, F12। और F12 बल देखो, ये वाला नीचे वाला बल है F12। तो अब हमें एक बात बताओ कि F12 के दिशा में कौन सा वेक्टर है, R12 है।
F12 की दिशा में कौन सा है, R12 है कि नहीं है, और R12 की दिशा कौन बताता है, R12 का कैप। फिर से मेरी बात सुनो, वेक्टर F12 बल निकल आया, अब बतानी है इसकी दिशा, इसकी दिशा में कौन सा वेक्टर है, R12, और R12 की दिशा कौन बताता है, हमने बताया दिशा बताने के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं यूनिट वेक्टर का, इसलिए दिशा कौन बताएगा, R12, और R12 का कैप लगाएंगे यूनिट वेक्टर, तो यहां पर हो जाएगा R12 और उसके ऊपर क्या लग जाएगी, कैप। तो ये फॉर्मूला हो गया Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाले बल का वेक्टर फॉर्मूला हो गया। कौन सा, वेक्टर फॉर्मूला हो गया, समझ गए। तो ये एक बल निकल आया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना, समझ गए। अब देखो तुमने Q1 के द्वारा Q2 पर बल निकाल लिया, अब Q2 के द्वारा Q1 पर बल निकालो, तो क्या लिखोगे, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। तो अगर तुम Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल निकाल रहे हो तो ऊपर देखो, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या है, F21। ध्यान समझना, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल कितना है, F21। F21 बल कौन सा है, ये वाला ऊपर की तरफ। अगर F21 बल ये वाला है तो इसकी दिशा में कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, तो F21 की दिशा में कौन है, R21। तो पहले क्या निकालोगे, F21, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बटा आर स्क्वायर, KQ1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां लगा दो वेक्टर, वेक्टर F21 किसके बराबर आ जाएगा, KQ1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, वेक्टर F21 की दिशा में कौन सा वेक्टर है, R21, और R21 की दिशा कौन बताएगा, इसका एकांक सदिश। तो R21 का एकांक सदिश कौन है, R21 का कैप। तो क्या लगा देंगे, R21 का कैप, समझ गए। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया किसका, वेक्टर F21 का, समझ गए। इक्वेशन नंबर क्या पड़ जाएगी, सेकंड। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या कर लिया, Q1 के द्वारा Q2 पर बल निकाल लिया और Q2 के द्वारा Q1 पर बल निकाल लिया, इतना काम हमने कर लिया। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो थोड़ी सी बात और समझते हैं। जब हमने इन दोनों बलों को निकाल लिया, देखो ये दोनों बल कैसे हैं, इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर है किसका, ये वाला बल Q1 लगा रहा है Q2 पर और ये वाला बल Q2 लगा रहा है Q1 पर, मतलब ये दोनों बल, ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। अब एक बात जरा ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट बात है। क्या, एक चीज आप समझो कि R12 कैप क्या है, स्थिर सदिश है। R12 और R21 में अंतर क्या है, देखो R12 वाला वेक्टर कहां आ रहा है, नीचे, और R21 वाला वेक्टर कहां जा रहा है, ऊपर। मतलब ये दोनों वेक्टर दिशा में कैसे हैं, विपरीत है, दिशा में कैसे हैं, विपरीत है। इसका मतलब ये हुआ कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर की दिशा कैसी है, विपरीत है। तो एक बात समझो, R12 की दिशा कौन बता रहा है, R12 का कैप। R12 की दिशा कौन बता रहा है, R12 का कैप। और R21 की दिशा कौन बता रहा है, R21 का कैप। R21 की दिशा कौन बता रहा है, R21 का कैप। ये दोनों इन वेक्टरों की दिशा बता रहे हैं और दिशा इनकी है कैसी, विपरीत। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब ये दोनों बराबर क्यों है, तो बच्चों कॉमन सेंस लगाओ कि चाहे आप, अगर मान लो हमारे पास एक आदमी ये खड़ा है, एक आवेश ये रखा है, एक आवेश ये रखा है, तो चाहे तुम यहां से यहां जाओ और चाहे तुम यहां से यहां जाओ, दूरी तो बराबर रहेगी ना, बात समझ में आ रही है। तो चाहे तुम यहां से यहां जाओ और चाहे यहां से यहां जाओ, दूरी बराबर रहेगी। इसलिए हमने दूरियों को बराबर किया है, R12 को R21 के बराबर किया है। माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि एक वेक्टर ऊपर है और एक वेक्टर नीचे है, दिशाएं कैसी हैं, विपरीत, इसलिए माइनस साइन का प्रयोग कर दिया है। समझ गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बात हम लोग समझ गए कि जो हमारा R12 कैप होगा वो R21 के कैप के बराबर होगा, लेकिन माइनस साइन आएगा क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं, विपरीत हैं। बात समझ में आ गई, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा एक बात समझो, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, R21,
और समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है R12। तो हम क्या करें, हम समीकरण नंबर 1 में R12 जो कैप है उसका मान ये रख दें R21 कैप माइनस के साथ, मतलब R12 कैप की वैल्यू, R12 कैप की वैल्यू यहां से उठा करके रख दें। तो क्या बन जाएगा, तो हमारे सामने फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान समझना, इक्वेशन नंबर किससे, फर्स्ट से। क्या बनेगा, F12 वेक्टर F12 बराबर k q1 q2 बटा आर स्क्वायर, k q1 q2 बटा आर स्क्वायर। और समझो यहां पर R12 कैप लिखा है और R12 कैप किसके बराबर है, माइनस का R21 कैप। तो R21 कैप और माइनस चिन्ह कहां लगा दे रहे हैं, आगे। तो माइनस चिन्ह कहां लगा दिया है, आगे, ये लगा दिया माइनस का साइन। और ये किसके बराबर था, ये बराबर था F12 कैप के बराबर था। ठीक है, तो ध्यान से क्या किया है, R12 कैप की वैल्यू माइनस का R21 कैप रख दिया, माइनस चिन्ह आगे लगा दिया और R21 कैप यहां लिख दिया। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 ये लिखा हुआ है k q1 q2 बटा आर स्क्वायर और R21 कैप, और वही चीज तो यहां भी लिखी है k q1 q2 बटा आर स्क्वायर और R21 कैप। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल अगर माइनस साइन को छोड़ दें तो बाकी जो वैल्यू ये लिखी हुई है ये किसके बराबर है, F21 के बराबर है बराबर। तो इसको लगते हैं फिर, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः हम लोग क्या लिखेंगे कि वेक्टर F12 बराबर होगा किसके, माइनस का लगा दिया साइन, और ये वाली वैल्यू किसकी है, F21 की। तो लिख देंगे वेक्टर F21 के। बात समझ में आ रही है। तो वेक्टर F12 जो है वो किसके बराबर आ गया, वेक्टर F21 के, लेकिन साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये हमें बहुत कुछ बताता है। ये वाला फॉर्मूला हमको ये बता रहा है, समझो F12 क्या था, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, F21 क्या है, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। और ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, लेकिन माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये दोनों बल आपस में बराबर तो होंगे लेकिन दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत होंगी। दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत होंगी। तो ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूले से हमें बल की दिशा मिलती है। और दिशा क्या मिल गई, दिशा हमको इस प्रकार मिली कि ये वाला फॉर्मूला हमको ये बता दिया कि दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे। दोनों बल कैसे हैं, बराबर, लेकिन माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि दोनों बल बराबर तो होंगे लेकिन दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत होंगी। दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत होंगी। इसलिए ध्यान रखना कि इस वाले फॉर्मूले से हम लोग को बल की दिशा मिल जाती है। लगने वाले बल बराबर होंगे, चाहे ये जितना बल ये वाला आवेश इस पर लगाएगा उतना ही बल ये वाला आवेश इस पर भी लगाएगा, लेकिन उनकी दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत होंगी। ये कौन बताता है, माइनस चिन्ह। बात समझ में आ रही है। थोड़ा ध्यान करो, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बात समझ में आ रही है। वो नियम क्या कहता है कि अगर हम यहां से कोई बल लगाएंगे, अगर हम यहां से कोई बल लगाएंगे तो उतना ही बल वहां से भी हम पर लगेगा। अगर हम यहां से कोई बल लगाएंगे तो उतना ही बल वहां से भी हम पर लगेगा, लेकिन ध्यान रखना विपरीत लगेगा, मतलब हमारी बल के हमेशा विपरीत लगेगा। तो ये नियम कौन सा होता है, ये नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना बल यहां से लगाओगे उतना ही बल तुमको वहां से मिलेगा और तुम्हारे विपरीत मिलेगा। तो यही बात तो हो रही है, जितना बल ये वाला आवेश इस पर लगा रहा है उतना ही बल ये भी इस पर लगा रहा है, और कैसा लगा रहा है, विपरीत लगा रहा है। इसलिए कौन सा नियम हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये कौन सा नियम हो गया, ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए कि कूलाम का नियम किसके नियम पर को फॉलो करता है या किसके नियम को किस नियम पर लागू है, तो लिखोगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर लागू है, किरचॉफ का नियम। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले कैसे हैं, वेक्टर फॉर्मूले हैं। और ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है,
देखो एक बात समझना, ये दोनों फॉर्मूले कौन से हैं? वेक्टर फॉर्मूले हैं। और ये फॉर्मूला क्या बताता है कि बल बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। बात समझ में आ गई? अब जरा एक बात समझना, हम यहां पर डिस्कस करते हैं केस की। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, हम पहला केस ले रहे हैं। पहला केस क्या है? मान लो हमारे पास दो आवेश रखे हैं, एक आवेश है ये Q1, ये माइनस का है, और दूसरा आवेश है ये Q2, ये भी माइनस का है। या एक बात समझो, हम लिख दे रहे हैं दोनों आवेश कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं। कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं। अगर समान प्रकृति के हैं इसका मतलब कि दोनों या तो माइनस के हैं या फिर दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो ये वाला बल इस पर लगाएगा इस तरफ, और ये वाला चार्ज इस पर बल लगाएगा इस तरफ। तो कौन सा? ये वाला बल क्या हो गया? F12, और ये वाला बल क्या हो गया? F21। बात समझ में आ रही है? तो नियम क्या कहेगा कि ये दोनों बल बराबर होंगे, मतलब F12 बराबर होगा किसके? F21 के। लेकिन दिशाएं कैसी है? विपरीत, इसलिए माइनस चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस चिन्ह आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ गए? अब देखो, अगर मान लो मैं कहाँ बताऊं, यहाँ चलो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बताता हूं, मान लो कि एक चीज यहाँ पर देखना, अगर मान लो दोनों बल कैसे हो? विपरीत प्रकृति के हो, मतलब ये वाला चार्ज मान लो माइनस का है और ये वाला चार्ज मान लो प्लस का है। सबको दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, समझना ध्यान से। अगर मान लो ये वाला चार्ज माइनस का हो और ये वाला चार्ज मान लो प्लस का हो, तो समझो ये इसको करेगा आकर्षित अपनी तरफ, तो इस तरफ बल लगाएगा, और ये इसको करेगा आकर्षित तो इस तरफ बल लगाएगा। मतलब दोनों बल लगाएंगे दूसरे पर। ये वाला बल क्या हो जाएगा? अगर ये Q1 है ये Q2 है, तो ये बल क्या हो जाएगा? F12, और ये क्या हो जाएगा? F21। और यहां पर दोनों बल आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो चाहे विपरीत वाली कंडीशन हो, मतलब समान प्रकृति के हो, और चाहे समान प्रकृति के ना हो, हमेशा बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब हमेशा बल विपरीत दिशा में ही लगेगा। तो आप लोग बात समझ गए? तो अब मैं इसको बिगाड़ देता हूं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग बात समझ चुके हैं। ठीक, तो आप लोग इसको अब क्या करेंगे? बिगाड़ देंगे। तो ठीक, अब केस फर्स्ट केस मत नोट करिएगा, केस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इतना केवल ध्यान रखना जितना मैंने आपको ये चीज बताई है। चलिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नोट्स बना के तैयार रखिएगा और इसको एक बार प्रॉपर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे, और अपना ख्याल रखेंगे और मन से पढ़ाई करते रहेंगे। खुश रहें। राधे राधे, राम राम।